वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग द बिगनर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज है सैटरडे और आज हमारी कश्मीर जर्नी का सेकंड डे है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले कल हमने हाउस बोट में स्टे करी थी जो कि डल लेक में है। अभी इस वक्त मैं अपने बोट हाउस में हूँ एंड फ्रेश होकर रेडी हो चुका हूँ और अभी का प्लान हमारा ऐसा है कि अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधा ब्रेकफास्ट करने, देन उसके बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे सीधा गुलमर्ग के लिए, जो कि यहाँ से 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जाने से पहले मैं आपको ये सारा बोट हाउस दिखाता हूँ कैसा बोट हाउस है। सो लुक एट दिस व्यू। अभी इस वक्त हम अपने हाउस बोट के बाहर बालकनी में बैठे हैं और सामने डल लेक का व्यू देखो भाई साहब, क्या ही गजब का व्यू है। सुबह सुबह डल लेक यार अलग ही दिखाई देती है और इस वक्त एकदम यहाँ पर खामोशी भी है बिकॉज सुबह के इस वक्त 8:30 बजे है और सामने घाट नंबर 11 है जहाँ से हम इस बोट के जरिए यहाँ पर आए थे। तो अब इसी बोट पर बैठकर हम डल लेक से बाहर की ओर जाएंगे और सामने बालकनी का एम्बियंस देख लो भाई साहब, सारा टोटली वुड का बना है एंड इस पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। तो सुबह और शाम के टाइम तो यार यहाँ पर बैठकर अलग ही मज़ा आता है। तो चलो आपको अंदर से भी हाउस बोट दिखाते हैं एंड लुक एट दिस इज़ वो यार। तो सबसे पहले गेस्ट रूम आता है। तो अगर आप ग्रुप्स में आते हो तो आप यहाँ पर सभी इकट्ठे बैठकर अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, चिल आउट कर सकते हो। प्लस आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी डेकोरेशन भी की हुई है। एंड उसके बाद आ जाता है ये डाइनिंग रूम। तो यहाँ पर आप ब्रेकफास्ट डिनर कर सकते हो एंड इजीली 6 से 8 बंदे यहाँ पर गैदर हो सकते हैं एक साथ। एंड कुछ आपको यहाँ पर ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिल जाएगी। प्लस यहाँ का एम्बियंस आप देख ही सकते हो, एकदम लाजवाब है। तो कुछ फीलिंग आपको राजा महाराजों वाली यहाँ पर आने वाली है। तो चलो रूम की ओर चलते हैं, आपको रूम्स भी दिखाते हैं। तो इस हाउस बोट में कुल 3 रूम्स है जिसमें से एक हमारा रूम है जिधर पिछले कल हमने स्टे किया था। तो इस रूम में एक डबल बेड है और साथ में एक सिंगल बेड भी लगा हुआ है। बाकी सेटिंग्स थोड़ी सी खराब हो चुकी है लेकिन अब रूम देख ही सकते हैं, एकदम लग्जूरियस है। और ठीक साथ में इसके वॉशरूम भी अटैच है एंड ये बाथटब है। एंड ये हमारा सेकंड रूम है। तो ये भी लगभग सेम ही है, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी ये दोनों रूम हमने 10,000 रुपीज़ में बुक करवाए थे। तो लगभग एक रूम की कॉस्ट अराउंड 5 to 6,000 रुपीज़ रहती है। इट्स डिपेंडिंग अपॉन सीजन, बाकी आप नेगोशिएट करवा कर कम भी करवा सकते हो। ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप हाउस बोट में ज़रूर स्टे करना। इसका एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट है, थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है लेकिन इतनी सारी फैसिलिटी आपको डल लेक के अंदर एक हाउस बोट में मिल रही है। तो लाइफ में एक बारी हाउस बोट में आप ज़रूर स्टे करना, आपको मज़ा आएगा। तो एक बारी मैं आपको हाउस बोट के ओनर से भी मिलवा देता हूँ, उनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं इस हाउस बोट के बारे में। सो गाइस, अभी इस वक्त मेरे साथ मनीला हाउस बोट के ओनर हैं। कैसे हो सर? ठीक हो? बस ठीक। आप क्या नाम है आपका? हुसैन है। तो मुझे बताओ यहाँ का एकोमोडेशन का क्या प्राइस है? प्राइस में होता है 3,500 ओनली लॉजिंग में। अच्छा, विद फूड है 5,500। 5,500 विद फूड है, विद मील, तीनों टाइम का इसमें इंक्लूड है? डिनर एंड ब्रेकफास्ट। डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूड। ठीक है सर, ठीक है। सबसे पहले चलकर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, देन फिर यहाँ से सीधा रवाना होते हैं हम गुलमर्ग की ओर। और ये मम्मी पापा जी, तो आने जाने के लिए इसी से आना पड़ता है क्योंकि बीच में तो सारा तालाब है। तो ये चीज़ है, अगर आप बोट हाउस में रात को स्टे करते हो तो एक तरह से आपकी मोबिलिटी है वो थोड़ी रुक जाती है, लेकिन अंदर काफ़ी स्पेशियस है। और बाहर तो मैंने आपको दिखाई दिया कि आप बाहर बैठ सकते हो, आराम से रिलैक्स कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हैं। ओके, पिछले कल इसी शिकारा में हमने शिकारा करी थी। तो चलो चलते हैं सीधा ब्रेकफास्ट करने। सो लेट्स गो। तो गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट भी हमारा लग चुका है और आज दिन की शुरुआत करेंगे हम आलू के पराठे और दही के साथ। तो अभी इस वक्त हम थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट करेंगे बिकॉज आज सारा दिन हमको चलना फिरना है। तो चलो अब इसको जल्दी जल्दी खाकर फिनिश करते हैं, देन हम आपसे मिलते हैं। फाइनली हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और अब चलते हैं यहाँ से सीधा हम गुलमर्ग की ओर। तो सामने आप देख रहे हो बैक साइड डल लेक है और ये सामने ढाबा है कृष्णा वैष्णो ढाबा, जिधर अभी हमने ब्रेकफास्ट किया है। तो चलो मिलते हैं अब आपसे सीधा गुलमर्ग में, तब तक आप रोड ट्रिप का मज़ा लीजिए। सो लेट्स गो। तो फाइनली हम श्रीनगर से रवाना हो चुके हैं गुलमर्ग के लिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, गुलमर्ग श्रीनगर से खाली 50 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हार्डली हमको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे उधर पहुंचने में।
तो गुलमर्ग कश्मीर की सबसे पॉपुलर प्लेस है जिधर सालाना लाखों में टूरिस्ट विजिट करते हैं। तो इससे पहले हमने सिर्फ गुलमर्ग को फ़ोटोज़ और वीडियोस में देखा था, लेकिन आज हम अपनी आंखों के सामने गुलमर्ग की खूबसूरती को देखने वाले हैं और आपको भी दिखाने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट लेवल इस वक्त एकदम हाई है। बाकी चंडीगढ़ से श्रीनगर का हमने बाय एयर एक्सपीरियंस ले लिया और अब हम बाय रोड सारा कश्मीर घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो आज हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी प्लान करी है जिसे हम गुलमर्ग में करने वाले हैं। तो अगर पॉसिबल हुआ तो उनको भी हम ज़रूर करेंगे। तो बाकी उधर ही पहुंचकर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हम एक्टिविटीज़ आज करने वाले हैं। तो अभी का प्लान हमारा ऐसा है कि अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा टनमर्ग, जो कि गुलमर्ग से 14 किलोमीटर पहले आता है। तो उधर भी एक बहुत ही लाजवाब स्पॉट बना हुआ है जिधर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो कुछ देर उधर रुकेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, देन हम अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा टनमर्ग में। तब तक आप इन ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स का मज़ा लीजिए। सो लेट्स गो। तो गुलमर्ग के सफ़र में जो सबसे पहला व्यू पॉइंट आता है वो आता है टनमर्ग, जिधर अभी हम पहुंच चुके हैं। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, टनमर्ग इज़ अ गेट अवे ऑफ गुलमर्ग। और विंटर्स के टाइम में जब गुलमर्ग में हैवी स्नोफॉल होता है तो लास्ट पॉइंट टनमर्ग की है जहां तक गाड़ियां आती है। इससे आगे फिर सुमो चलती है, बिकॉज यहाँ पर इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है कि 4x4 भी ढंग से नहीं चल पाती। तो टनमर्ग एंटर करते ही हम सारी चढ़ाई चढ़ रहे हैं गुलमर्ग के लिए। तकरीबन 1 आवर लगा हमें श्रीनगर से टनमर्ग पहुंचने में, और गुलमर्ग अब यहाँ से खाली 8 से 10 किलोमीटर और दूर है। एंड कुछ ही दूरी पर यहाँ पर बहुत ही प्यारा स्पॉट भी आता है जिधर हम कुछ देर रुकेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। बाकी ब्यूटी की बात की जाए तो सामने आप देखोगे तो ये टनमर्ग का फॉरेस्ट एरिया है। दोनों तरफ बड़े बड़े चील और देवदार के पेड़ लगे हुए हैं। ऊपर ये नीला आसमान है और बीच में ये सड़क, अति सुंदर। यहाँ की हवा में एक अलग सी फ्रेशनेस फील हो रही है और इस वक्त मैं ऐसा फील कर रहा हूँ मानो मैं किसी दूसरे प्लेनेट में आ चुका हूँ। दिस इज़ मैजिकल यार। तो गाइस अभी इस वक्त हम गुलमर्ग से थोड़ा ही दूर हैं और अभी हम पहुंचे हैं फॉरेस्ट व्यू पॉइंट पर, जो कि गुलमर्ग से खाली 1 से 1.5 किलोमीटर पहले आता है। और ये सारी जगह J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आती है। इस वक्त मैं 2609 मीटर की हाइट पर खड़ा हूँ फ्रॉम सी लेवल, एंड लुक एट दिस व्यू। बहुत ही बढ़िया स्पॉट है। जब कभी भी आप गुलमर्ग आओ तो कुछ देर इस पॉइंट पर भी आप रुक सकते हो। यहाँ पर आप बहुत ही बढ़िया फोटोग्राफी, सेल्फी और कुछ देर बैठ कर यहाँ पर रिलैक्स भी कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया जगह है ये। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा गुलमर्ग में। सो लेट्स गो। फाइनली वी रीच गुलमर्ग। तकरीबन 1.5 घंटा लगा हमें श्रीनगर से चले, और अभी हम गुलमर्ग में आ चुके हैं। बैक साइड देख रहे हो तो ये गुलमर्ग की पार्किंग है, और पार्क कर दी हमने अपनी कार, और अब चलते हैं सीधा हम ऊपर गंडोला की ओर। तो आज दिन की शुरुआत हम गंडोला राइड के साथ करेंगे। सामने जो आप ऊपर पीक देख रहे हो जो कि बादलों से ढकी हुई है, वो है पर्वत पीक, जिधर अभी हम गंडोला में बैठकर जाने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट लेवल इस वक्त एकदम हाई है, बिकॉज मैं पहली बार गंडोला राइड करने वाला हूँ, वो भी गुलमर्ग में। तकरीबन 1.5 घंटा लगा हमें श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचने में, और अभी इस वक्त सुबह के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। सामने गंडोला की मेन
एंट्रेंस है जिधर गंडोला राइड होती है। और ना कहते भी इस वक्त यहाँ पर 200 से 250 लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो अगर आप भी गंडोला राइड करने आ रहे हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाओ। बिकॉज अगर आप दोपहर को 12 साढ़े 12 बजे यहाँ पर आते हो तो इट मीन्स आपको लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ सकता है। बिकॉज यही लाइन दिन में 2 से 3 गुना ज़्यादा लंबी हो जाती है। तकरीबन 40 मिनट का इंतज़ार करने के बाद अब हमारी भी टर्न आ चुकी है। तो एक्साइटमेंट लेवल इस वक्त एकदम हाई है। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा गंडोला में। सो लेट्स गो। फाइनली गंडोला राइड भी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इस वक्त मज़ा नेक्स्ट लेवल का आ रहा है। मैं अपने शब्दों में से बयान नहीं कर सकता बिकॉज लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम किसी गंडोला में बैठा हूँ। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा फेस 1 की ओर, जिसका नाम है कोंगडोरी, जो कि समुद्र तल से तकरीबन 8530 फीट की हाइट पर है। नीचे आप देखोगे तो पैदल चलने के लिए ट्रैक भी बना हुआ है। तो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हो तो आप बेस कैंप से फेस 1 तक पैदल ट्रैक कर भी आ सकते हो, जिसमें अराउंड 1.5 आवर लगता है ऊपर पहुंचने में। और अगर आप गंडोला में बैठ कर आना चाहते हो तो आप इजीली ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो, जिसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है J&K केबल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पर आप गंडोला की इजीली बुकिंग करा सकते हो। बाकी प्राइसिंग की बात की जाए तो फेस 1 की 800 रुपीज़ टिकट प्राइस है पर पर्सन, और अगर आप फेस 2 जाना चाहते हो तो उसकी अलग से 950 रुपीज़ टिकट प्राइस है। एंड टाइमिंग्स की बात की जाए तो समर्स में ये सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है, और विंटर्स में ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक ओपन रहता है। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब कभी भी आप गंडोला बुक कराओ तो मिनिमम टू मिनिमम भी आपको 20 दिन पहले एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी, बिकॉज एट अ टाइम तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पर टिकट मिले। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधा फेस 1 में, तब तक आप इन ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स का मजा लीजिए। सो लेट्स गो। फाइनली वी रीच फर्स्ट फेज। तकरीबन 5 मिनट लगे हमें गंडोला से आने में, और मेरे बैक साइड देख रहे हो ये फर्स्ट फेज है, और ये जा रहा है ऊपर तिब्बत ट्रेन, पीछे ये सेकंड फेज की ओर जा रही है। ऊपर इस वक्त भी बर्फ़ है, आज 20 जुलाई है और इस वक्त भी ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ है। अभी थोड़ी देर घूमते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। बाकी एकदम से मौसम ठंडा हो गया, जैसे ही हम नीचे से ऊपर आए हैं अभी ठंडी हवा चल रही है। तो स्टेयर से नीचे उतरते ही सामने कैफेटेरिया भी बना हुआ है। तो फेस 1 में आपको कैफेटेरिया का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ देर बैठकर रिलैक्स कर सकते हो, कुछ खा पी भी सकते हो। तो चलो इस जगह को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। सो लेट्स गो। तो इस जगह का नाम है कोंगडोरी, जो कि फेस 1 है। एंड लुक एट दिस व्यू। सामने जो आप पीक देख रहे हो ये है अफरवट पीक, जिस पर अभी भी बर्फ है। इस टाइम ऑफ सीजन चला है, लेकिन आप चारों नज़रें घुमा कर देखोगे यहाँ पर तो सिर्फ दूर दूर तक टूरिस्ट ही दिखाई देंगे। कोई एंजॉय कर रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, तो कोई पिकनिक कर रहा है। और इससे डबल टूरिस्ट इस वक्त ऊपर अफरवट पीक पर है, बिकॉज इस वक्त भी जुलाई के महीने में ऊपर बर्फ़ है, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऊपर देखोगे तो भाई पूरे बादल छा चुके हैं ऊपर। यहाँ पर भी बारिश वाला मौसम बन चुका है, तो यहाँ पे मौसम का कुछ पता नहीं लगता कब बारिश पड़ जाए। नीचे तो हल्की गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे मौसम भाई एकदम चिल हो चुका है, ठंडा है मौसम, और बस मज़ा ले रहे हैं सराउंडिंग्स का। बड़े टाइम बाद आज मैं नेचर के करीब आया हूँ। अच्छा बुला रहे हैं, और देख ही सकते हो यार, बड़ा ब्यूटी मैन, दिस इज़ ब्यूटी। तो एक बारी हम काउंटर में भी जाके पता करते हैं, अगर फेज़ 2 की टिकट्स मिलती है तो ऊपर ज़रूर जाएंगे। बाकी अब जगह जगह देखोगे तो यहाँ पर आपको सेलर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि कश्मीरी शॉल सेल कर रहे हैं। कोई बिस्किट चिप्स चॉकलेट बेच रहा है। तो यहाँ पर भी आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी, चाहे वो खाने पीने की हो, चाहे कपड़ों की या फिर जैकेट्स की हो। बाकी एक्टिविटीज़ की बात की जाए तो इस सीज़न में आप सिर्फ हॉर्स राइड ही कर सकते हो, जिसमें आपको 1-2 लोकेशंस एक्सप्लोर कराते हैं, एंड उधर भी कुछ एक्टिविटीज़ होती है। तो इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू। तो चलो सबसे पहले चल के टिकट काउंटर में टिकट्स पता करते हैं, फेज़ 2 की अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल होगी तो फेज़ 2 चलेंगे, नहीं तो हम पोनी राइड करेंगे। सो लेट्स गो। व्यू देख लो भाई साहब, ये ऊपर फेज़ 2 जा रहा है, ऊपर पहाड़ी पर जो धुंध है
तो फेज़ 2 पर जाना तो था, लेकिन टिकट सारी एग्जॉस्ट हो चुकी है, सारी फुल हो चुकी है, सोल्ड आउट हो चुकी है टिकट्स। और ऑनलाइन भी चेक कर ली, लेकिन ऑनलाइन भी नहीं मिली। मैंने सोचा यार इस टाइम बर्फ़ नहीं मिलेगी, लेकिन इस टाइम भी हल्की हल्की बर्फ़ है। रास्ता देख लो। इस तरह के छोटा मोटा एडवेंचर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। तो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं सीधा पोनी राइड करने। जो सामने आप देख रहे हो ना जंगल सा, तो उसी के बैक साइड एक पॉइंट है। अब मुझे एग्जैक्ट नाम पता नहीं, तो उधर पहुँच मैं उस पॉइंट का नाम बताऊंगा। तो वो कह रहे हो उधर बर्फ़ है थोड़ी बहुत ही, एंड उधर कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह आप करना चाहो तो कर सकते हो, स्कीइंग वगैरह। तो अभी हम उसी पॉइंट पर जा रहे हैं, और बाकी इसके बाद मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी फेज़ 1 का ये है, अगर आप अपने साथ खाने पीने का सामान ला रहे हो तो यहाँ पर अच्छी खासी पिकनिक कर सकते हो, बिकॉज सराउंडिंग्स आप देख रहे हो एकदम प्लेन है जगह। तो फोटोग्राफी के लिए तो अच्छी जगह है। यहाँ पर बैठ के आप पिकनिक भी कर सकते हो, साथ में सामने वादियाँ हैं, ये सारी पीर पंजाल है। तो चलो चलते हैं सीधा एक्टिविटी वाले पॉइंट पर। सो लेट्स गो। तो फाइनली हॉर्स राइड भी हमारी शुरू हो चुकी है। और सही बताऊं तो इस वक्त जितना मज़ा मुझे हॉर्स राइडिंग का आ रहा है, उतना ही ज़्यादा भाई साहब मुझे डर भी लग रहा है, बिकॉज लाइफ में मैं पहली बार हॉर्स पर बैठा हूं और हॉर्स राइड कर रहा हूं। बाकी इस वक्त हॉर्स के ऊपर भी बैलेंस बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज सामने आप देखोगे तो रास्ता पूरा पथरीला है और लगातार हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बिकॉज जिस पॉइंट पर हमने जाना है उधर सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है। और भैया ने बताया कि उधर कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही है, तो उसी पॉइंट पर पहुँच कर देखते कौन कौन सी उधर एक्टिविटीज़ हो रही है। बाकी अभी जिस लोकेशन पर हम जा रहे हैं वो फेज़ 1 से खाली 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो लगभग 30 to 40 मिनट्स हमको लगने वाला है उस लोकेशन तक पहुंचने में, और वापसी में भी इतना ही टाइम लगने वाला है। तो अब मान के चलो कि 1 घंटे की तो हमारी हॉर्स राइड ही होने वाली है। बाकी इस वक्त थोड़ा थोड़ा डर तो यार लग ही रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइम है, लेकिन एक नया एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। थोड़ी देर पहले भैया घोड़े को लेकर जा रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हो सारा कंट्रोल मेरे पास आ चुका है। तो कुछ चीज़ें तो मैंने भैया से खुद ही सीख ली हैं कि घोड़े को कैसे दाएं बाएं ले जाते हैं, कैसे रोकते हैं, कैसे चलने के लिए कहते हैं। तो सारा खेल इस लेदर की स्ट्रैप का होता है, जिससे कि हम घोड़े को कमांड देते हैं। तो तकरीबन 20 मिनट हमें हो चुके हैं हॉर्स राइडिंग करते, और सामने आप देखोगे तो छोटी सी वाटर क्रॉसिंग भी आ चुकी है। तो ये सारा पानी ऊपर अफरवत पीक पर जो स्नो पड़ी है उसी का मेल्ट होकर आ रहा है। तो 1 मिनट का भी हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, और आप देख ही सकते हो एक एक करके घोड़े सभी यहाँ पर पानी पी रहे हैं और अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं हम आपसे सीधा उसी लोकेशन पर, तब तक आप इन व्यूज का मजा लीजिए। सो लेट्स गो। तो फाइनली हम अपने लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, और ये लास्ट पॉइंट है जहां तक घोड़े आते हैं। अब इससे आगे हमको खुद पैदल चलकर ऊपर जाना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर अब सारी बर्फ ही बर्फ है। तो एक्साइटमेंट लेवल यार इस वक्त एकदम हाई है, और आज तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर होने वाला है। तो भाई साहब जोश में तो मैं ऊपर चढ़कर आ गया, लेकिन यार अब मेरी खुद की सांसें फूल गई हैं, बिकॉज सामने आप देखोगे ना तो भाई एकदम खड़ी ढलान है। तो उधर नीचे से मैं ऊपर चढ़कर आया हूँ, तो बस सब मम्मी पापा का वेट कर रहा हूँ, वो धीरे धीरे आ रहे हैं ऊपर। और ऊपर से यार रास्ता भी एकदम स्लिपरी है, तो आप सामने देखोगे तो ये सारी आइसी है, तो इसलिए यार ध्यान से देखकर चलना पड़ रहा है। तो ये सारी बर्फ आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पुरानी है, जो कि अब पिघलकर थोड़ी हार्ड हो चुकी है। और ठीक इसके नीचे पानी भी बह रहा है, जो कि ऊपर अफरबट पीक से आ रहा है। तो देखा जाए तो एक तरह से ये सारी खड्डी है, जिसके ऊपर अभी इस वक्त बर्फ जमी हुई है, और कुछ ही देरी में हम इसके ऊपर अब स्लेज भी करने वाले हैं। अभी इस वक्त जुलाई मंथ का टाइम है, जुलाई एंड होने वाला है, लेकिन आप सामने देखोगे तो अभी भी यहाँ पर इतनी बर्फ है कि आप आराम से यहाँ पे स्लेज कर सकते हो। तो ये चीज़ से मैं भी एकदम हैरान हूँ। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस सीजन में मुझे बर्फ देखने को मिलेगी कहीं। तो चलो अब हम भी स्लेज राइड के मजे लेते हैं। सो लेट्स गो।
सो गाइस फाइनली हमने स्लेज भी कर रही है भाई साहब, मज़ा आ गया। अलग ही एक्सपीरियंस रहा बर्फ़ के बीच में। वैसे बर्फ़ थोड़ी हार्ड थी तो खेलने वाली बर्फ़ तो अब रही नहीं, लेकिन आप यहाँ पर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो हमने तो टोटल पैकेज लिया था 800 रुपीज़ में, जिसमें हॉर्स राइड थी एंड साथ ही साथ एक्टिविटी इंक्लूड थी स्लेज राइड की। तो अभी सब तो ऑफ सीज़न है तो 1000-1500 रुपये तो अभी भी रेट चल रहा है, बाकी आप नेगोशिएट करा के कम ज़्यादा करवा सकते हो। तो बस अब चलते हैं हम यहाँ से वापसी नीचे की ओर। मौसम ख़राब हो चुका है, आप देख सकते हो पीछे तो हल्की हल्की बारिश भी लगना शुरू हो चुकी है। और वो देख लो उधर है नीचे हॉर्सेस हमारे, एंड उधर से उसके उस पहाड़ी के नीचे है हमारी डेस्टिनेशन जिधर हमने अभी जाना है, मतलब फेस 1। तो उधर से घूमते घूमते हम, तो जो आप देख रहे हो रोड, उधर से घूमते घूमते सामने जो आप पाथ देख रहे हो, तो इसी से होते हुए हम यहाँ तक आए हैं घोड़ों से, और यहाँ से फिर पैदल चलना पड़ता है। और सामने आप देखो कितनी सारी बर्फ़ी है। तो जब कभी भी आप कश्मीर हो, बहुत बढ़िया अच्छी जगह है, ठीक है। अगर आप एक्टिविटी करना चाहते हो तो यहाँ पर आप आ सकते हो। तो चलो अब चलते हैं सीधा नीचे। तो तकरीबन 30 मिनट का इंतज़ार करने के बाद फाइनली हम गंडोला में बैठ चुके हैं और अब हम वापसी नीचे गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं। तो जब कभी भी आप गुलमर्ग गंडोला राइड के लिए आओ तो सुबह जल्दी पहुंचने की यहाँ पर कोशिश करना, और शाम होने से पहले पहले यहाँ से रिटर्न होने की कोशिश करना, बिकॉज जो वेटिंग लाइन होती है वो दोपहर को 2 बजे के बाद 2 से 3 गुना ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो जब कभी भी आप गंडोला राइड करने आओ तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखना। तो अभी दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और इस वक्त भूख भी लगना शुरू हो चुकी है। तो नीचे चलकर सबसे पहले हम लंच करते हैं, देन हम आपको ज्वाइन करते हैं। सो लेट्स गो। फाइनली हम गंडोला से नीचे आ चुके हैं और अभी इस वक्त हम गुलमर्ग में ही हैं। आप मेरे बैक साइड देख रहे हो, ये मेन मार्केट है गुलमर्ग की, और पीछे आप देख रहे हो ये सारा गुलमर्ग ही है, यहाँ से अभी हम आए हैं। तो अभी इस वक्त दोपहर के तकरीबन 4:30 बज चुके हैं। तो अब सबसे पहले चल के पीछे लंच करते हैं, बिकॉज दोपहर हो चुकी है। सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया था एंड ऊपर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चले फिरे, तो थक गया, तो भूख भी लगना शुरू हो गई। तो चलो अब चल के सबसे पहले लंच करते हैं, देन हम आपसे मिलते हैं। तो अभी इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं एंड फाइनली हमने लंच भी कर लिया है। तो आज हम कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुकी है, बिकॉज़ ये जगह इतनी खूबसूरत है कि घूमते घूमते आज दिन का बिल्कुल भी पता नहीं लगा कब सुबह से शाम होगी। और इस जगह से मुझे इतना लगाव हो चुका है कि अब यहाँ से मेरा वापसी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, अभी और भी काफ़ी सारी प्लेसेस है जिधर हमने घूमने जाना है। एंड सेकंड थिंग इज़ डैट कि इन दिनों अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, जिस करके यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो 5 बजे के बाद यहाँ के रोड क्लोज़ हो जाते हैं, तो इसके बाद टूरिस्ट का आना जाना गुलमर्ग में सख्त मना है। तो एक बारी हम गुलमर्ग क्रॉस करते हैं, देन हम आपको ज्वाइन करते हैं। तब तक आप इन ब्यूटीफुल सीनिक व्यूज़ का मज़ा लीजिए। सो लेट्स गो। तो खाली 20 मिनट की ड्राइव के बाद हम वापसी पहुंच चुके हैं टनमर्ग, और अभी हम यहां से जा रहे हैं सीधा ड्रंग वाटरफॉल देखने, जो कि टनमर्ग से खाली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो टनमर्ग पहुंचते एक डाइवर्जन आता है, जहां से अभी हमने राइट हैंड साइड वाली रोड ली है, जो कि सीधा ड्रंग वाटरफॉल की ओर जाती है। तो जो कोई भी टूरिस्ट गुलमर्ग या फिर गुलमर्ग से श्रीनगर की ओर जाता है तो वो ड्रंग वाटरफॉल भी ज़रूर विजिट करता है। बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है एंड बाकी की डिटेल्स मैं आपको उधर ही पहुँच कर बताऊँगा। तो चलो मिलते हैं हम आपसे सीधा ड्रंग वाटरफॉल में। सो लेट्स गो। बीस मिनट की ड्राइव के बाद अब सीधा पहुंच चुके हैं
गन वाटरफॉल। मेरे बैक साइड देखे हो तो पीछे है वाटरफॉल। मज़ा आ गया यार यहाँ पर इस लोकेशन में पहुँच के, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है। तो आपको भी एक बार मैं दिखाता हूँ। एंड लुक एट दिस व्यू, दिस इज ड्रंक वाटरफॉल। देखने में ये आपको नेचुरल लगेगा बट इट्स नॉट नेचुरल। बेसिकली इस पहाड़ी के ठीक ऊपर एक छोटा सा डैम बना हुआ है जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो उसी डैम से इन्होंने वाटर को रिलीज किया हुआ है जिससे कि ये वाटरफॉल क्रिएट होता है। एंड सेकेंड थिंग इज डेट अगर आप विंटर्स के टाइम ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी के मंथ में अगर यहाँ पर आप विजिट करते हो तो यही वाटरफॉल आपको फ्रोजन वाटरफॉल के रूप में देखने को मिलेगा। तो उन दिनों ये वाटरफॉल देखने में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो इस तरह की रिवर साइड लोकेशन अगर आपको पसंद है तो यहाँ पर भी आप जरूर विजिट कर सकते हो। प्लस फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ये लोकेशन अच्छी है। कुछ देर बैठकर आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो, पिकनिक भी कर सकते हो। सो राइट नाउ इट्स 6 PM इन द इवनिंग और अब कुछ ही पल में सनसेट भी हो जाएगा। तो चलो अब यहाँ से सीधा रवाना होते हैं हम श्रीनगर की ओर। सो लेट्स गो। तो फाइनली गाइस हम गुलमर्ग भी घुमाए एंड उसके बाद हम ड्रंक वाटरफॉल गए थे। दोनों जगह भाई बहुत अच्छी है। गुलमर्ग भी काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट था, हालांकि ऑफ सीज़न था लेकिन सीज़न ऑफ सीज़न एक जैसा ही है, काफ़ी टूरिस्ट होता है। एंड तकरीबन पूरा दिन तो हमारा गुलमर्ग में निकल गया बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लाइनें लगी थी गंडोला के लिए। तो अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो भाई मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया रहा आज का हमारा ट्रिप। मौसम ऊपर भाई एकदम बढ़िया था, बारिश वाला मौसम था, बीच बीच में बारिश हुई और एकदम ठंडा मौसम था। साथ ही हमने हॉर्स राइड एंड स्लेज की तो भाई उसका अलग ही एक्सपीरियंस था। बाकी रेट्स वगैरह तो मैंने आपको उधर बता ही दिए। और अभी इस वक्त मैं अपने खास रिलेटिव के घर हूँ जिनका नाम है जावेद राना। तो पिछले कल मैंने आपको उनसे मिलवाया था श्रीनगर में और उन्हीं के साथ आज हम गुलमर्ग गए थे घूमने। तो आज रात हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं। एंड कल का प्लान हमारा ऐसा है कि कल हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं साउथ कश्मीर। सबसे पहले हम पहलगाम जाएंगे एंड देन उसके बाद हम कोकरनाग जाएंगे एंड अगर पॉसिबल हुआ तो सिंथर टॉप भी जाएंगे। लेकिन अभी ये तीनों डेस्टिनेशन का कुछ फाइनल नहीं है बिकॉज उधर कुछ रिस्ट्रिक्शन चल रही है ड्यू टू अमरनाथ यात्रा। तो बाकी उधर ही पहुँच मैं आपको बताऊँगा एंड दिखाएंगे आपको भी साउथ कश्मीर वैली की ब्यूटी। तो एक्साइटमेंट तो काफ़ी है लेकिन भाई इस वक्त पूरी एनर्जी डाउन हो चुकी है बिकॉज राइट नाउ इट्स 1 AM इन दी मॉर्निंग। आप कह सकते हो अभी आधी रात हो चुकी है तो समझ लो अब सुबह ही हो गई है। तो कल सुबह जितनी जल्दी हो सके हम अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से रवाना होंगे पहलगाम के लिए बिकॉज पहलगाम यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो 2-2.5 घंटे तो यार बड़े आराम से लगने वाले उधर पहुँचने में हमें। तो 3-4 घंटे की नींद लेंगे एंड सुबह हम रवाना हो जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके यार आप ज़रूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम आपसे कल सुबह एक नई जर्नी और साउथ कश्मीर की ब्यूटी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।